और तो इस वीडियो का जो टॉपिक उनको वो होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद द पाथवे ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ये जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब इसके मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। इसके जो मैकेनिज्म्स होंगे ना, दे वुड बी सेलुलर ट्रांसपोर्ट वाले मैकेनिज्म सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में मालूम है डाउन हिल मूवमेंट होती है। ठीक है, ये यूजुअली होगा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के बारे में, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ये हो गया। उसके बाद आ जाती है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। अब कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन के दो टाइप्स हो गए, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगी वो वाटर सॉल्युबल या फिर ऐसे कोई आयंस वगैरह पोलर ड्रग्स हैं उनके लिए। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब यूज़ होगा जब ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर अंदर ज़्यादा है बाहर कम। ठीक है, क्योंकि वो अपहिल है, इसमें एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अगर ड्रग वो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी फेगोसाइटोसिस होगी, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इवन इफ अगर सस्पेंशन में हो तो पिनोसाइटोसिस की फॉर्म में होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वो होता है एग्जाम्पल्स, इसकी दो एग्जाम्पल हैं। एक ये कि विटामिन B12 जो है वो ये करता है कि एक चीज़ सिक्रीट होती है स्टमक में, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये विटामिन B12 उससे बाइंड कर लेता है। अगर कोई विटामिन B12 की कैप्सूल अगर खाता है तो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करेगा, जो फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर पे जाके एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फिर ऐसे होकर के ये विटामिन B12 की उसके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन से वो फिर ब्लड फ्लो में चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे इंसुलिन हो गया और टॉक्सिन्स वगैरह जो भी हैं वगैरह, टॉक्सिन्स के जो एंटीडोट्स वगैरह वो। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस हो गई। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ एक्सोसाइटोसिस। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे एंडोसाइटोसिस हो गई, कैरियर डिफ्यूजन, इसके ये तो सेल के अंदर आ गए ना, जैसे एब्जॉर्बिंग सेल्स के अंदर आ गए। अब एब्जॉर्बिंग सेल्स के अंदर आने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे जाएंगे, वो फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बिंग सेल्स के बाद ही जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक्सोसाइटोसिस होगी, इसमें वेजिकल फॉर्म होगी और जो भी एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसके दो टाइप्स हैं, मतलब कि दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक है ड्रग रिलेटेड, दूसरा है पेशेंट रिलेटेड। ठीक है, तो फिर
ड्रग रिलेटेड और पेशेंट ड्रग रिलेटेड में हमारे पास आ जाएगा 3 चीज़ें आ जाएंगी। स्टेट ऑफ द ड्रग, solubility of the drug, और ionizability of the drug। ठीक है, ये सबको कवर करते हैं। स्टेट ऑफ द ड्रग में ये है कि अगर ड्रग सॉलिड होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर सॉलिड होगा तो सबसे ज़्यादा टाइम सॉलिड में लगेगा, फिर हमारा लिक्विड में मीडियम टाइम लगेगा दरमियानी, और गैसेस में क्विकेस्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर वो कम एब्जॉर्ब होंगी एज़ कंपेयर टू लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली पास हो जाती हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आ जाते हैं आयनाइजेबिलिटी पर। तो होता ही है कि अगर कोई भी ड्रग्स जो है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उन दोनों आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस वजह से जो वो है अपना एब्जॉर्प्शन रेट वो कम होगा। क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो प्रोब एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे, तो फिर एब्जॉर्प्शन रेट उससे कम होता जाएगा। ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्गर मॉलिकुलर फोर्सेस उतना ही वो ज़्यादा लेस होगा एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, पेशेंट रिलेटेड में आ जाते हैं। तो इसमें 6 हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहला हमारा आ जाएगा राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया, कंटेंट्स ऑफ जीआईटी, पीएच ऑफ मीडिया, और फाइनली पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ये कि जो भी डिफरेंट राउट्स हैं, जैसे आईवी हो गया, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया। ठीक है, इन सब के एब्जॉर्प्शन रेट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आईवी का जो एब्जॉर्प्शन, आईवी में टेक्निकली एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि इसमें डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक है, बाकी सब में एब्जॉर्प्शन हुई क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो फिर हर किसी की रेट डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे ओरल का 5 to 90% होता है, फिर आईएम का इज़ लाइक 80 to 95% या ऐसा कुछ है। बाकी ये मैं ऑब्वियसली नोट्स में अपडेट कर लूँगा, ये लिखे हुए हैं मैं वो कर लूँगा, इनका यूजुअली रट्टा ही लगेगा। ठीक है, आएंगे कम लेकिन चलो खैर। ठीक है, राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सेकेंड है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, क्योंकि जितना ब्लड फ्लो आ रहा है उतने ज़्यादा सेल्स वगैरह वो होंगे, आ रहे होंगे वगैरह, तो इससे फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ती रहेगी। ज़्यादा एक्सोसाइटोसिस हो रही होगी तो फिर वो ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा होगा ना, क्योंकि समझो कि ये हमारा एब्जॉर्बिंग सेल है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है और ये ड्रग है। ठीक है, तो ये ड्रग इधर जा रही है, एक ग्रेडियंट कम होता जा रहा है ना, क्योंकि इक्वलाइज होते जा रहा है, लेकिन फिर वो एक्सोसाइटोसिस से डायरेक्टली बाहर जा रहा है। तो फिर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा एक्सोसाइटोसिस होगी, तो फिर ग्रेडियंट मेंटेन होता रहेगा उससे, तो फिर इसलिए फिर वो एब्जॉर्प्शन को ये अफेक्ट कर रहा है इन द पॉजिटिव मैनर। ठीक है, सरफेस एरिया ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर द सरफेस एरिया मोर द साइट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा एंडोसाइटोसिस या जो भी डिफ्यूजन वगैरह उसके लिए एरिया हमारे पास होगा, तो जल्दी जल्दी होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ जीआईटी, बल्कि कंटेंट्स ऑफ जीआईटी से पहले पीएच ऑफ मीडिया करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट उसका हुआ है। अच्छा, अब होता ही यूँ है कि हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेबिलिटी जो होती है उससे वो अफेक्ट होती है एब्जॉर्प्शन, राइट। तो अगर मीडिया ऐसा है, जैसे एसिड को अगर मैं एक अल्कली मीडिया में रख दूँ, अल्कली मीडिया में रख दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एसिड आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे वो हो जाएगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिर इससे ये होगा कि वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। ये हम अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हमें हार्म भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एस्पिरिन है, ये ड्रग होती है एसिडिक। अगर किसी बंदे को एस्पिरिन पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, तो फिर हम करते ही हैं कि उसका जो यूरिन है ना उसको बेसिक बना देते हैं थ्रू वगैरह ड्रिप वगैरह लगा के, बेसिक आयंस वगैरह सप्लाई करके उसकी यूरिन को हम बेसिक बना देते हैं। इससे ये होगा कि एस्पिरिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम हुई एस्पिरिन की, तो फिर उससे फिर एक्सक्रीशन जल्दी होना शुरू हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो ब्लड फ्लो में जा नहीं रहा, तो फिर वो पॉइजनिंग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और फिर एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये पीएच ऑफ मीडिया है। एसिड को अल्कली के साथ रखोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, अल्कली को एसिड के साथ रखोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, लेकिन अल्कली के एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क नहीं करेगा क्योंकि आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, इसी सेम थीम में कंटेंट्स ऑफ जीआईटी, ये वेरिएबल है, मतलब कि डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ ड्रग। लेकिन यूजुअली ये स्लो डाउन करता है एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ जीआईटी मतलब कि पेट स्टमक वगैरह में कितना खाना वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, और पिछला वाला कंटेंट्स ऑफ जीआईटी में एक ये भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर आपने कोई एसिडिक वगैरह खाना लिया है और फिर आप एसिडिक ड्रग ले रहे हैं तो फिर उससे फिर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अल्कलीन ड्रग ले रहे हैं तो फिर उससे फिर एब्जॉर्प्शन पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो फिर आयोनाइज हो जाएगा ड्रग। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ जीआईटी का फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, यूजुअली हमने देखा था कि यहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जा रहा है। ठीक है, अब सेल में एक और भी चीज़ होती है जो बन जाती है, उसको बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन।
ठीक है, पीजीबी लिख रहा हूँ शॉर्ट। ये काम ये करते हैं कि ये जो आ रहे हैं ना अंदर से, ये इनको वापस भेज देगा बाहर। ठीक है, ये यूजुअली कब होता है, ये तब होता है जब सेल को ऐसा लग रहा होता है कि जो ड्रग उसको मिल रहा है ना वो उसको हार्म करेगा। इसकी जो सबसे मेन कॉमन अकरेंस है ना वो कैंसर सेल्स में होता है। कैंसर सेल्स को हम जब कैंसर ड्रग्स देते हैं जिनको हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं, तो फिर कैंसर सेल्स ये करते हैं कि इंक्रीज़ कर देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्री ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, प्री ग्लाइकोप्रोटीन की एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो गई तो फिर एब्जॉर्प्शन रेट लोअर हो जाएगा, तो फिर ड्रग का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। और फिर अक्सर ये होता है कि फिर ड्रग काम करना छोड़ देती है कैंसर वाले पेशेंट पर। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन। हमने मैकेनिज़्म पढ़ा और उसके फैक्टर्स वगैरह पढ़े। ठीक है, थैंक्स।